Hello friends, hope you're fine. Welcome to my channel Earn and Learn. वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। ट्रेड विद टेक्निकल एनालिसिस की ये तीसरी वीडियो है और इससे पिछली वीडियो में हमने कैंडलस्टिक के बेसिक्स के बारे में सीखा और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी और नेचर के बारे में सीखा। आज इस वीडियो में जिस चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे वो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह हम बना सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बिहेव करती हैं ब्रेकआउट के बाद, फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर किस तरह एंट्रीज और एग्जिट लिए जाते हैं, किस तरह इंस्टीट्यूशनल जिनको हम वेल्स भी कहते हैं, रिटेलर्स यानी आम लोगों को जाल में फंसाते हैं, एंट्री और एग्जिट किस जगह पर लेनी चाहिए। ये वो सारी पॉइंट्स हैं जिनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहली पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो जगह होती हैं जहां पर सप्लाई जोन और डिमांड जोन मौजूद होते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में मैंने पिछली भी वीडियो में जिक्र किया था कि सप्लाई जोन का मतलब है कि वो जगह जहां पर पहले से ही सेलर्स मौजूद हों, ऐसी जगह जहां पर जैसे ही प्राइस पहुंचती है तो मार्केट डंप हो जाती है। इसी तरह डिमांड जोन वो जगह जहां पर बायर्स पहले से ही बैठे हों और मार्केट जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो एक बड़ा पंप ले और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को एंट्री और एग्जिट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडर्स इन जगहों पर अपनी न्यू एंट्रीज लेते हैं या तो एग्जिट हो जाते हैं यानी कि अपना प्रॉफिट लेते हैं। सपोर्ट लाइन वो जगह होती है जहां पर बायर्स सेलर्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। ये जगह अप ट्रेंड रैली के लिए एक बेस की तरह काम करती है, यानी कि प्राइस पहले से ही अप ट्रेंड में थी, इस जगह आकर थोड़ी देर रुकी और फिर ऊपर चली गई। एक मिसाल लें, जिस तरह लोग जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाते बल्कि ऊपर चढ़ने के बाद बेस पर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं और फिर ऊपर जाना कंटिन्यू करते हैं, यानी कि रेस्ट करके एनर्जी गेन करते हैं आगे के सफ़र के लिए। तो प्राइस भी कुछ इस तरह करती है, ऊपर जाती है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करती और फिर अपना अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो सबसे पहले नीचे बॉटम लाइन पे मैंने एक सपोर्ट बनाई है जिस पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन लिखा पड़ा है, ब्लू लाइन, लाइट ब्लू कलर की लाइन। इस हॉरिजॉन्टल पर प्राइस सपोर्ट ले रही थी, प्राइस ऊपर की, ऊपर जाने के बाद कुछ फिर डाउन मूवमेंट में आई। डाउन मूवमेंट आने के बाद प्राइस ने एक और बेस बनाया सपोर्ट का, जो ये ग्रीन लाइन में मैंने शो किया। उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस नीचे आई और अपना एक और बेस, एक सपोर्ट लाइन एक और बनाई, बेस बनाया सपोर्ट के लिए। अगर आप नोट करें तो जैसे जैसे नए सपोर्ट बनते जा रहे हैं वो पिछले सपोर्ट से ऊपर थे। ये वाला सपोर्ट नीचे था, ग्रीन इससे ऊपर, और जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जोन था वो पिछले सपोर्ट जोन से ऊपर था। तो प्राइस कुछ इस तरह मूवमेंट करती है। अच्छा, नेक्स्ट है ड्राइंग सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको जूम आउट करें यानी कि छोटा करें और देखें कि किस जगह पर मार्केट बार बार आकर रुक रही है। ऐसी जगह पर लाइन बनाकर सपोर्ट बनाएं। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप जैसे ही चार्ट को जूम आउट करेंगे तो आपको सपोर्ट दिख जाएगी। अगर आप इस जगह पर देखें तो प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक बार सपोर्ट ली प्राइस ने और प्राइस दोबारा ऊपर गई, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड, 4, 5। तो प्राइस बार बार इस लाइन पर आकर जैसे ही सपोर्ट ले रही थी उसके बाद एक और पंप ले रही थी। यहाँ पर प्राइस पहले आई, पंप लिया, यहाँ पर आई, फिर प्राइस ऊपर गई। तो जब भी इस लाइन पर प्राइस आती है तो ये यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है, तो इसको हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं, सपोर्ट जोन। सपोर्ट बनाते वक्त एक या दो कैंडल नीचे बनती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर कैंडल सपोर्ट लाइन को टच करे। आपका काम बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स उस लाइन को टच करें। अगर आप इस स्लाइड पे देखें, येलो लाइन जो है एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन ये देखें इस जगह पर ये एक विक बनी, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे चली गई, लेकिन प्राइस ऊपर ही क्लोज हुई। और
सेम इस कैंडल के साथ भी वैसे ही हुआ और इन दो कैंडल्स के साथ भी वैसे ही हुआ, नीचे विक बनी लेकिन प्राइस ऊपर ही क्लोज हुई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये लाइंस नीचे भी चली जाती हैं तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं बनता, ये सपोर्ट लाइन हमारी फिर भी रहेगी। रेजिस्टेंस क्या होती है? वो जगह जहाँ पर बायर्स से ज़्यादा सेलर्स मौजूद हों, इस जगह पर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई का प्रेशर होता है, यानी प्राइस जब भी इस जगह पर पहुँचती है तो वो फिर नीचे चली जाती है। रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो सपोर्ट बनाने के लिए हमने किया, यानी कि चार्ट को जूम आउट करके ऊपर से रेजिस्टेंस बनाएंगे। और ये भी आप आसान से देख सकते हैं। अगर आप इस स्लाइड पर देखें तो प्राइस ऊपर आई, रेजिस्टेंस फेस की, नीचे चली गई, और फिर दूसरे सेकंड टाइम भी प्राइस ऊपर आई, रेजिस्टेंस फेस की, नीचे चली गई। ये थर्ड टाइम। ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया है जिस पे फेक ब्रेकआउट लिखा है, इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि हम रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनाते हैं। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ किसी रेजिस्टेंस को फेस करती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। ओके, नेक्स्ट ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट क्या होते हैं? किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस बार बार आकर उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस बार बार आकर रेजिस्टेंस को टेस्ट करे और तोड़कर ऊपर निकल जाए। इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझें कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार हथौड़े से मारेंगे तो वो चीज़ ज़रूर टूट जाएगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करने का मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाए तो प्राइस ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। जिस ट्रेंड लाइन को प्राइस बार बार आकर टच करे तो वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाती है और फिर टूट जाती है। अगर आप इस जगह पर देखें तो ये एक येलो लाइन रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही थी। जब भी प्राइस यहाँ इस रेजिस्टेंस को टच कर रही थी, उस टच करने के बाद प्राइस हमेशा नीचे ही आ रही थी। फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच किया प्राइस ने, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, अल्टीमेटली प्राइस ने नेक्स्ट टाइम जो था इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो ये रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होने के बाद वीक हो गई और प्राइस ने इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव हो गई। ब्रेकडाउन क्या है? इसमें क्या होता है कि जब सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और प्राइस नीचे चली जाए। ये इसलिए होता है कि जब वहाँ पर सप्लाई बढ़ जाए और सेलर्स की तादाद बायर से ज़्यादा हो जाए, और जितनी बार सपोर्ट टेस्ट होगी उतनी ही जल्दी वो टूट जाएगी। अगर आप इस चार्ट पर देखें तो प्राइस नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट प्राइस ने ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गई, फिर आकर सपोर्ट ली, देन अगेन इसने वही रिपीट किया, नीचे आई, सपोर्ट ली, ऊपर गई, फिर यहाँ पर 2 बार प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ली। तो बार बार सपोर्ट लेने के बाद ये जो सपोर्ट लाइन थी, ये ऑरेंज लाइन, ये वीक हो गई, जिसके बाद अल्टीमेटली प्राइस ने ब्रेक किया और प्राइस नीचे चली गई। तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। अच्छा, क्या होता है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती हैं, ऑब्वियसली जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ही कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो प्राइस अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देती है। उसमें क्या होता है कि जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जो पहले रेजिस्टेंस थी वो उसके बाद सपोर्ट के तौर पर काम करती है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें बताता है कि ट्रेंड किस तरफ मूव कर रहा है, कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या चेंज होगा। अगर आप इस जगह पर देखें तो प्राइस यहाँ पर आई, प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस की, प्राइस नीचे चली गई, देन अगेन प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की और नीचे चली गई। लेकिन इस जगह पर जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई, और ऊपर आने के बाद प्राइस ने इसको एज अ सपोर्ट यूज़ किया। तो ये पहले जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। ये जो रेड लाइन है, मैंने ये रेजिस्टेंस बनाई है, पहले जो रेजिस्टेंस थी, और वही लाइन उसी जगह पर लाइन अब सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। अब क्या हो रहा है कि जब भी प्राइस यहाँ पर आ रही है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इस तरह होता है कुछ, जो पहले रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अमूमन सपोर्ट इसलिए इस्तेमाल होती है कि वहाँ पर एंट्रीज ली जाएं, ताकि जब प्राइस ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, और रेजिस्टेंस पर जब प्राइस आए तो शॉर्ट की एंट्रीज ली जाती हैं,
अब शॉर्ट क्या है, इसे मैंने इस सीरीज़ की पहली वीडियो में बताया था कि शॉर्ट किसे कहते हैं डिटेल में। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये हमें क्लियर हो गया कि जब भी प्राइस सपोर्ट पर आती है तो हमें बाय की एंट्रीज लेनी चाहिए, और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर आए तो हमें सेल या शॉर्ट की एंट्रीज लेनी चाहिए। मसला तब होता है जब आपको रियल लाइफ में ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस इस तरह मूव नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे मुश्किल चीज़ जो लोगों को लगती है वो है चार्ट्स को प्रैक्टिस करते वक्त देखना। बताने में तो हम कह सकते हैं कि प्राइस जब हायर हाई हायर लो बना रही हो तो उसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, और जब प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बना रही हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन हकीकत में मार्केट कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दिखाती, क्योंकि अगर मार्केट हायर हाई हायर लो या लोअर हाई और लोअर लो के स्टैंडर्ड फॉर्म में चले तो हम मार्केट से आराम से पैसे कमाएं। और यही वजह है कि मार्केट का ऐसा ना होना ही मार्केट को मुश्किल बनाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग लॉस में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉस में जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मार्केट का बिहेवियर इंसेन है, क्योंकि मार्केट पर हर वक्त चेंजेस होती रहती हैं, जिसकी वजह से वैल्यूज़ मुसलसल चेंज होती रहती हैं। अच्छा, अब मार्केट को समझने के लिए हमें इन चीज़ों को क्लियरली समझना होगा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होते हैं, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होते हैं, रिटेस्ट क्या है, कन्फर्मेशन, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सारी चीज़ें अगर हम क्लियरली समझ लेंगे तो हम मार्केट को भी समझना सीख जाएंगे। ब्रेकआउट ब्रेकआउट क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही माना में तब काम करते हैं जब हम उनको तब इस्तेमाल करें जब मार्केट ब्रेकआउट करे। मतलब अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर आने के बाद नीचे की बजाय ऊपर चली जाए ब्रेक करके, तो उसका मतलब बायर्स की तादाद बढ़ गई है और ऐसी जगह पर बाय की एंट्रीज लेनी चाहिए। अगर आप इस जगह पर देखें तो ये एक पहले रेजिस्टेंस थी, जहाँ पे प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया, देन अगेन यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिली। लेकिन इस जगह पर अगर आप देखें तो प्राइस ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो ब्रेकडाउन क्या है? ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का बिल्कुल अपोजिट है। जब प्राइस किसी सपोर्ट पर आकर नीचे जाने के बजाय और नीचे चली जाए, और जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करे तो वहाँ पर शॉर्ट की एंट्रीज ली जाती हैं। अगर आप इस जगह पर देखें तो प्राइस नीचे आई, प्राइस ने इस जगह पर सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया। लेकिन इस जगह पर आकर देखें तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद प्राइस नीचे चली गई, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन। अच्छा, यहाँ तक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स के बारे में सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हैं और किस तरह काम करते हैं। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एडवांस यूजेज बताता हूँ, जो मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत सारे एडवांस ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। मैं इनको जितना सिंपल हो सका आपको उतना सिंपल करके समझाऊंगा, और अगर आप भी इन रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इनको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की एडवांस स्टडी से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हैं। फेक ब्रेकआउट एंड breakdowns, stop loss hunting, study of the above will help us understand how institutional traders stop out out the retail traders and provide us with a probable solution against stop loss hunting. अच्छा, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और स्टॉप लॉस हंटिंग। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट दो पॉइंट हैं ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में रिटेलर्स के अलावा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। रिटेलर्स यानी आम लोग, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी बिग प्लेयर्स और वेल्स। इनको मैंने हाउ टू ट्रेड विद वॉल्यूम वाली वीडियो में भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो देखें तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह वेल्स का पता लगाया जा सकता है और वो कब ट्रेड करते हैं। इन दोनों चीज़ों को सीखने के बाद हम ये सीख जाएंगे कि किस तरह इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेलर्स के ट्रेड के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स हमेशा नुकसान में या तो लॉस में चले जाते हैं। ये किस तरह रिटेलर्स को जाल में फंसाते हैं। ये दो चीज़ें सीखने के बाद आज आप समझ जाएंगे कि किस तरह इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से बचा जा सकता है और किस तरह हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं।
इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को टारगेट करके उनके ट्रेड्स को लॉस में ले जाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं, हर रिटेलर इसमें फंसता है। शॉर्ट हंटिंग एट रेजिस्टेंस। अगर आपको याद हो, हमने इस सीरीज़ के पहले पार्ट में स्टॉप लॉस का जिक्र किया था कि स्टॉप लॉस क्या है और ट्रेडर्स उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर वो पार्ट देख लें और कोशिश करें कि इस सीरीज़ को शुरू से पार्ट बाय पार्ट देखें। हमें पता है कि जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस पर आती है तो वो दोबारा नीचे चली जाती है में, और आप जब भी किसी प्राइस को रेजिस्टेंस की तरफ जाता देखकर यही कहेंगे कि प्राइस फिर नीचे चली जाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट का ऑर्डर लगा देता हूँ और रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट नीचे तो जाती है, लेकिन पहले इतना ऊपर चली जाती है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिसकी वजह से आप की ट्रेड लॉस में चली जाती है। अगर आप इस चार्ट पर देखें तो इसमें में जो ब्लैक लाइन है वो रेजिस्टेंस है, और प्राइस जब भी इस रेजिस्टेंस पर आती है तो वो दोबारा नीचे चली जाती है। अगर आप ए और बी पर देखें कि प्राइस जैसे ही वहाँ पर आई तो वो दोबारा नीचे चली गई। इससे रिटेलर्स ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अब जब दोबारा प्राइस इस जगह पर आएगी तो नीचे ही चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी उसने ऐसा ही किया। तो रिटेलर्स इस जगह पर शॉर्ट की एंट्री लगा देते हैं, जहां पर मैंने ये एरो बनाया हुआ है। इस जगह पर रिटेलर्स अपनी शॉर्ट की एंट्री इस जगह पर लगा देते हैं और उससे थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि अगर ट्रेड चेंज हो तो उनका नुकसान कम हो। लेकिन फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर चली गई और जल्दी दोबारा नीचे आ गई और ऊपर तक एक विक बना दी। अगर आप देखें, इस विक ने रेड लाइन को क्रॉस किया जहां पर आपका स्टॉप लॉस था, जिसकी वजह से आप की ट्रेड लॉस में चली गई। आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था कि प्राइस नीचे जाएगी और वो गई भी, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। उन्होंने आपके स्टॉप लॉस को हंट किया, इसीलिए इसे स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। ऐसे ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट कहा जाता है। ये असली ब्रेकआउट नहीं था, बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने मैनिपुलेशन की। अब थे तो सही कि प्राइस नीचे जाएगी और वो गई भी सही, लेकिन नीचे जाने से पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गई। यहाँ पर ट्रेडर्स सही होने के बाद भी नुकसान में चले गए। इसे कहते हैं शॉर्ट हंटिंग, यानी कि शॉर्ट लेते वक्त आप हंट हो गए। इसी चार्ट पर आपको सिखाऊंगा कि लॉन्ग हंटिंग क्या है। आप नाम से इस अंदाज़ा लगा लें कि ट्रेडर्स लॉन्ग की ट्रेड लेंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप स्लाइड पर देखें, जैसे ही विक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो बहुत सारे रिटेलर्स ये समझेंगे कि प्राइस का ब्रेकआउट हो गया है और अब प्राइस ऊपर जाएगी। तो जिस जगह मैंने ग्रीन लाइन बनाई है वहाँ पर रिटेलर्स ने लॉन्ग की एंट्री ली और रेड लाइन पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ताकि अगर प्राइस इससे नीचे जाए तो उनका ट्रेड नुकसान में उनका ट्रेड क्लोज हो जाए और उनको कम नुकसान हो। लेकिन प्राइस नीचे चली गई और रिटेलर्स लॉस में चले गए। इसे कहते हैं लॉन्ग हंटिंग। अच्छा, यहाँ तक हमने सीखा कि स्टॉप लॉस हंटिंग रेजिस्टेंस पर किस तरह होती है, लेकिन याद रहे ये सपोर्ट लाइन पर भी इसी तरह होती है कि किस तरह सपोर्ट पर शॉर्ट और लॉन्ग लगाने वालों को किस तरह स्टॉप लॉस हंट किया जाता है। इस चार्ट पर अगर आप देखें कि प्राइस सपोर्ट पर थी, लेकिन किस तरह सपोर्ट से थोड़ा नीचे जाकर उसने स्टॉप लॉस हंट किया, जिसको मैंने सर्कल बनाकर दिखाया है, और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों चार्ट हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया कि किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर लॉन्ग या शॉर्ट की एंट्रीज लेते वक्त किस तरह हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। चले देखते हैं कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो और उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करें। कंफर्म रिटेस्ट लॉन्ग और शॉर्ट लेते वक्त ज़रूर देखें। सबसे पहले ये कंफर्म करें कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ है या नहीं। अच्छा, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ये देखें कि कैंडल उस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो।
अगर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट होता है तो कैंडल रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर अपनी क्लोजिंग दे, और अगर सपोर्ट पर ब्रेकडाउन होता है तो कैंडल सपोर्ट से नीचे जाकर अपनी क्लोजिंग दे। इसके बाद वेट करें कि प्राइस उस जगह पर दोबारा आकर रिटेस्ट करे, और ऊपर जाते वक्त प्राइस जो रेजिस्टेंस फेस कर रही थी वो सपोर्ट में बन जाए, और प्राइस नीचे जाते वक्त जो सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन गई है। अच्छा, अगर आप इस चार्ट पर देखें, अगर आप देखें प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी जिसको मैंने रेड किया हुआ है। जैसे ही प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वो पहला रूल जो था कैंडल का कि ऊपर क्लोज हो, उसके बाद प्राइस दोबारा आकर वहाँ पर रिटेस्ट करे, और प्राइस ने वैसा ही किया। और इससे क्या हुआ, पहले जो रेड लाइन रेजिस्टेंस की लाइन थी वो अब ग्रीन लाइन बन गई है, यानी कि एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की, इस जगह पर दोनों जगहों पर फिर प्राइस को रेजिस्टेंस फेस हो रही थी। लेकिन प्राइस ने जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट किया और ये ग्रीन कैंडल जो है ये इसकी क्लोजिंग ऊपर ही हुई, उसके बाद प्राइस ने दोबारा आकर यहाँ पर रिटेस्ट किया। इस जगह पर रिटेस्ट करने के बाद जो पहले रेजिस्टेंस लाइन थी अब वो सपोर्ट लाइन बन गई है, और प्राइस जब जब यहाँ नीचे आ रही है प्राइस ऊपर ही जा रही है। तो इसको हम कहते हैं कंफर्म ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। अब देखेंगे कि किस तरह सपोर्ट टूटती है और वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है। अगर आप इस स्लाइड में देखें, पहले ग्रीन लाइन सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन प्राइस ने जैसे ही ब्रेकडाउन किया और कैंडल नीचे क्लोज हुई और वो दोबारा आकर रिटेस्ट किया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गई तो ये कंफर्म सपोर्ट थी, लेकिन जैसे ही प्राइस ने यहाँ से ब्रेकडाउन किया और कैंडल नीचे क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद प्राइस ने दोबारा आकर रिटेस्ट किया, तो जो पहले सपोर्ट थी वो अब रिटेस्ट बन गई, रेजिस्टेंस बन गई और प्राइस नीचे चली गई। यहाँ तक थर्ड पार्ट का एंड होता है। थैंक यू।